नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन में कोतवाली नगर और सर्विलांस की टीम ने चोरी के 14 मोबाइलों के साथ 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। बांदा शहर में काफी दिनों से मोबाइल चोरी की घटनाएं घटित हो रही थी, जिसको दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक के कुशल दिशा निर्देश के चलते क्राइम ब्रांच, स्वात टीम, सर्विलांस टीम व कोतवाली नगर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अंतर जनपदीय मोबाइल चोर गैंग के 2 शातिर मोबाइल चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके पास से 14 चोरी के मोबाइल बरामद किए गए। कोतवाली नगर में मुकदमा पंजीकृत करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया। शहर के झील के पोखा पोस्टमार्टम हाउस के सामने कुछ खास व्यक्तियों के खड़े होने की सूचना मुखबिर द्वारा मिल रही थी, जिस पर चौकी इंचार्ज अनूप कुमार पांडे ने तीनों व्यक्तियों को घेरने का प्रयास किया, लेकिन वह भागने लगे, जिनमें से पुलिस ने 2 को पकड़ लिया, जबकि एक उनका साथी मौके से भाग निकला। क्राइम ब्रांच और स्वाट टीम और सर्विलांस टीम ने मिलकर के और कोतवाली नगर की पुलिस ने ये संयुक्त कार्रवाई की है। इसमें अंतर जनपदीय मोबाइल चोर गैंग के 2 शातिर मोबाइल चोरों को गिरफ्तार करके उनसे 14 अदद एंड्रॉयड मोबाइल बरामद किए गए हैं। इसमें हमारा पहले से पंजीकृत 223/19 एक अपराध था, उसमें धारा 379 का, उसके भी मोबाइल चोरी की घटना का अनावरण हुआ है। इसमें हमारे 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। धनंजय निषाद पुत्र लाला भैया, ये निवासी केवटरा यहीं के हैं कोतवाली नगर के, और दूसरे शाहरुख पुत्र रहमान है, ये कस्बा और थाना मोठ जनपद झांसी के रहने वाले हैं। इनसे हमारी पुलिस को 14 अदद मोबाइल बरामद हुए हैं। ये जो है हमारे 16 तारीख को ये हमारे अपराध शाखा के साजिद अली अपनी स्वाट टीम और MP त्रिपाठी, वहाँ नीरज सिंह जो सर्विलांस के प्रभारी हैं, ये सभी लोग जो है यहाँ जेल रोड पर उपस्थित थे। वहाँ पे पोस्टमार्टम हाउस के पास इन लोगों को सूचना मिली थी कि कुछ लोग यहाँ से कहीं जाने के फिराक में हैं, तो इन लोगों ने इस पे छापेमारी करी थी और 14 अदद मोबाइल मिले थे इनको। इसमें रेडमी के मोबाइल 6 हैं, माइक्रोमैक्स के 2 हैं, ओप्पो के 4 और लावा और सैमसंग का 1-1 मोबाइल है। और अब इनके न्यायिक हिरासत में जनपद जालौन में सभा को संबोधित करने के लिए प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस और गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य जालौन के कोच में भाजपा प्रत्याशी भानु प्रताप वर्मा के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने सपा बसपा और कांग्रेस के पार्टी अध्यक्षों के खिलाफ जमकर हमला बोला। इतना ही नहीं, उन्होंने मायावती और आजम खान को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जब से PM मोदी बने हैं तब से देश विकास कर रहा है और उन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा सबसे ऊंची बनवाई। अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, वह अफजल गुरु की सबसे बड़ी प्रतिमा बनवा देंगे। प्रदेश की जनता ने इन सब ऊपर करो मोदी जी के नेतृत्व में 23 मई को फिर से भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े अंतर से विजय प्राप्त करने जा रही है। मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। जनपद बागपत के छपरौली थाना क्षेत्र के गांव सिनौली में पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई के दौरान एक शाही कुंड निकला, जो कि राजघराने का प्रतीत हो रहा है। बागपत के सिनौली गांव में चल रहे उत्खनन कार्य के दौरान शवाधान केंद्र के पास निकली एक दीवार के पास ही एक कुंड भी मिला है, जो राजघराने का लगता है। उधर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान विभाग के निदेशक डॉक्टर संजय मुंजल ने बताया कि इस तरह का कुंड अभी कहीं भी नहीं मिला। सिनौली गांव में मिलना एक बहुत बड़ी बात है। बताते चले कि वर्ष 2005 से बागपत के सिनौली गांव में प्रथम चरण की खुदाई वरिष्ठ पुरातत्वविद डॉक्टर DV शर्मा के निर्देशन में ASI के द्वारा कराई गई थी, जिसमें बड़ी मात्रा में 177 मानव कंकाल
सोने के कंगन, मनके, तलवार और एक विशाल सावधान केंद्र भी होने के प्रमाण मिल चुके हैं। इसके बाद 15 फरवरी 2018 को सिनौली में एएसआई लाल किला संस्थान के डॉक्टर संजय मुंजल के निर्देशन में लगभग 3.5 महीने तक खुदाई का कार्य हुआ, जिसमें 8 मानव कंकाल, 3 एंटीना, तलवारें, काफी संख्या में मृद भांड, विभिन्न तरह के मनके आदि जो 5000 साल प्राचीन मानव योद्धाओं के 3 ताबूत जो तांबे से सजे हुए थे व भारतीय योद्धाओं के 3 रथ भी मिले। डॉक्टर संजय मुंजल का कहना है कि अभी तक कहीं भी उत्खनन में इस तरह के प्रमाण नहीं मिले हैं। ये इतिहास में पहली बार हुआ है। अभी तीसरे चरण की खुदाई उत्खनन का कार्य चल रहा है, जिसमें एक शाही कुंड, एक विशाल दीवार, एक तलवार व एक कंकाल औरत व एक कंकाल आदमी का मिला है। वे काफी संख्या में मृद भांड मिले हैं। डॉक्टर संजय मुंजल ने बताया कि मौसम खराब होने के कारण खुदाई धीमी गति से चल रही है और आगे बड़े पैमाने पर उत्खनन का कार्य जारी रहेगा। जनपद मेरठ के हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के गांव पलटूपुर में युवती से छेड़छाड़ की घटना पर कार्रवाई न होने से लज्जित परिवार ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के गांव पलटूपुरी में बुधवार देर रात अनुसूचित जाति के परिवार ने सल्फास खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और पति व बेटी की हालत गंभीर बताई जा रही है। आरोपी की महिला से 4 दिन पूर्व युवक ने भाइयों के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ व दुष्कर्म का प्रयास किया था। हस्तिनापुर पुलिस पर आरोप है कि कार्रवाई करने की बजाय धुतकार कर उन्हें वहाँ से भगा दिया गया, जबकि यहाँ भी बार बार बयान बदल रहे हैं। इस संबंध में पीड़ितों ने मेरठ पुलिस के आला अधिकारी से भी शिकायत की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। आखिर परेशान होकर बुधवार रात परिवार की महिला ने पहले सल्फास खा लिया, जिसके बाद वेदपाल और उसकी बेटी ने भी सल्फास खा लिया, जिन्हें रात में मवाना के एक क्लिनिक पर लेकर गए, जहां महिला को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि दोनों बाप बेटी खतरे से बाहर हैं। सूचना मिलने पर सुबह सीओ UN मिश्रा पहुंचे और दोनों के बयानों को दर्ज किए, जिसमें पुत्री के साथ साथ मां के साथ भी छेड़खानी की बात कही गई, जबकि पुरानी रंजिश का मामला भी सामने आया है। पुलिस का कहना है कि दोनों अभी कुछ स्पष्ट नहीं कर पा रहे। तहरीर मिलने के बाद ही रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ होगी। और फैमिली बर्बाद है। सर, एक हस्तिनापुर के अंदर एक परिवार ने कोई जहर वगैरह खाया, क्या पूरा मामला है? देखिए, हस्तिनापुर में एक पलटीपुरा गांव है, जिसमें से ये सूचना आई है कि एक परिवार के 3 सदस्यों ने, जिसमें कि माँ, पुत्री और पिता शामिल हैं, उन तीनों लोगों ने किसी जहरीले पदार्थ का सेवन किया है, जिसमें कि माता की मृत्यु हो गई है और पिता तथा पुत्री खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। इसमें गांव के एक पड़ोस के परिवार से इनका कुछ छेड़छाड़ जैसे प्रकरण को लेकर विवाद चल रहा था। एक बार काफ़ी पहले भी विवाद हुआ था, जिसमें कि दोनों ही परिवारों ने क्रॉस केस लिखाने का प्रयास किया था, बाद में समझौता कर लिया था। 2015 की बात थी ये। उसके बाद ये जो इनकी पुत्री है ये बाहर पढ़ने चली गई थी। ये अभी जब गांव वापस लौटी तो कल फिर कुछ उसी बात को लेकर विवाद हुआ। तो उसी बात को लेकर जो विवाद बढ़ा, उसमें जो गांव के लोग हैं और संभ्रांत लोग हैं, उन्होंने हस्तक्षेप किया और बात करने की कोशिश की, लेकिन इस अवसाद में आकर कि ये लोग तो परेशान कर रहे हैं, जो लड़की के पिता हैं उन्होंने इस जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया और अन्य लोगों ने भी कर लिया। ये पूरा मामला है। इसमें मुकदमा दर्ज किया जाएगा और जल्दी से जल्दी अरेस्टिंग इंश्योर कराई जाएगी। कल पुलिस को अगर इन्फॉर्म कर दिया गया होता थोड़ा सा, तो शायद ये घटना बचाई जा सकती थी, लेकिन जो मृतका का जेठ है उनका वीडियोग्राफिक बयान भी हमारे पास है। उनका ये कहना है कि वो लोग पहले अपने स्तर पर ही निपटा लेना चाहते थे। तो इसमें कुल कितने आरोपी हैं? अभी तहरीर आ रही है, जब तहरीर आएगी तब कार्रवाई की जाएगी। जनपद मेरठ की सिविल लाइन थाना पुलिस ने लॉटरी और जैकपॉट के नाम पर दर्जनों लोगों से ठगी करने वाली एक युवती को गिरफ्तार कर लिया, जबकि युवती का साथी फरार चल रहा है। मेरठ की सिविल लाइन थाना पुलिस ने लॉटरी और जैकपॉट का झांसा देकर दर्जनों लोगों से लाखों की रकम ठगने वाली एक युवती को गिरफ्तार किया है। युवती के पास से लाखों की नकदी भी बरामद की गई है। हालांकि ठगी के धंधे में उसका एक साथ देने वाला युवक भी अभी पुलिस के हाथ नहीं चढ़ा है। दरअसल मेरठ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के रहने वाले अमित सैनी के मुताबिक कुछ समय पूर्व उनके पास एक युवती की कॉल आई। युवती ने खुद को एक कंपनी
में बताते हुए अमित का जैकपॉट निकलने की बात कही थी, जिसके बाद कुछ औपचारिकताएं पूरी करने के नाम पर युवती ने अमित को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा दिया। इसके बाद जहां अमित से काफी रकम एक बैंक खाते में जमा कराई, वहीं OTP आदि भेजकर उनके खाते से काफी रकम भी उड़ा ली गई। अपने साथ हुई ठगी का पता चलने पर पीड़ित ने सिविल लाइंस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद थाना पुलिस ने दिल्ली पुलिस से संपर्क किया और दिल्ली पुलिस ने रंजीतपुरी निवासी रितिका हसीजा को धर दबोचा। पूछताछ के दौरान रितिका ने बताया कि वह अपने प्रेमी पवन जायसवाल के साथ मिलकर अब तक कई लोगों को अपने जाल में फंसा चुकी है। रितिका के पास से 4,42,000 की नकदी भी बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस रितिका के प्रेमी पवन की तलाश में जुटी है। एक ऑनलाइन ठगी हुई है, जिसमें OTP पर नंबर लेके इसमें ठगी कर लिया गया था, जिसमें रितिका नाम की एक महिला दिल्ली की रहने वाली गिरफ्तार हुई। उसका एक साथी वांटेड इसमें है, वो भी इस पूरे मामले में संलिप्त था, पवन नाम का। उसके लिए हमारी टीम लगी हुई है, जल्दी गिरफ्तारी उसकी कर ली जाएगी। ये लगभग 1,60,000 रुपये की ठगी का मामला है। हाँ, महिला गिरफ्तारी हो गई और उसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हाँ, एक वांटेड है पवन, जिसकी गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है। जनपद शामली का बाबरी पुलिस थाना पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर रहा है। यह खिताब क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया द्वारा गृह मंत्रालय की ओर से दिया गया है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा किए गए वर्ष 2018 के उत्तर प्रदेश पुलिस पर सर्वे में शामली जनपद के बाबरी थाने को प्रथम स्थान मिला है। उसको यह स्थान गृह मंत्रालय के द्वारा की गई 80 बिंदुओं की जांच पड़ताल के बाद मिला है। गृह मंत्रालय के द्वारा मिले पुरस्कार के बाद शामली पुलिस में खुशी की लहर है। गृह मंत्रालय ने बकायदा एक प्रशस्ति पत्र भेजकर शामली पुलिस को सम्मानित किया है। प्रथम स्थान आने के बाद उत्तर प्रदेश के DGP ने भी शामली पुलिस को बधाई दी है। दरअसल आपको बता दें कि प्रतिवर्ष भारत सरकार का गृह मंत्रालय प्रत्येक राज्य में पुलिस पर सर्वे कराकर प्रदेश के थानों में से एक थाने को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करता है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2018 के सर्वे के आधार पर शामली जनपद के बाबरी थाने को यह पुरस्कार मिला है। गृह मंत्रालय ने बकायदा SP शामली को एक प्रशस्ति पत्र भेजकर यह जानकारी दी। गृह मंत्रालय ने 80 बिंदुओं पर जांच पड़ताल करने के बाद बाबरी पुलिस को यह पुरस्कार दिया है। SP शामली अजय कुमार पांडे ने बताया कि यह उनके लिए गौरव की बात है। जनपद में एक थाने को उत्तर प्रदेश के 1525 थानों में से प्रथम स्थान मिला है। इसके लिए बाबरी पुलिस का उनका समस्त स्टाफ बधाई का पात्र है। जैसा आप सभी को विदित है कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया के तत्वावधान में आयोजित पूरे देश में थानों की रैंकिंग की व्यवस्था शुरू कराई गई थी। उसमें हमारा पूरे उत्तर प्रदेश में जनपद शामली का थाना बाबरी सर्वोत्तम स्थान प्राप्त किया है। उसके लिए हमने अभी एक प्रोग्राम रखा था, जिसमें मैंने अपने थाना बाबरी के प्रभारी को न केवल सम्मानित किया है, बल्कि उनको 5,000 रुपये का नकद इनाम भी दिया है। साथ ही साथ मेरा ये मानना है कि थाने के जो भी स्टाफ, जो भी दारोगा, सिपाही, हेड कांस्टेबल इत्यादि हैं, महिला कांस्टेबल हैं, सभी का बराबर का रोल इसमें रहता है। नेतृत्व की अपनी भूमिका है, मगर इनके भी योगदान को नकारा नहीं जा सकता। तो इसके लिए सभी को मैंने प्रशस्ति पत्र देकर के यहाँ पे सम्मानित किया है। साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि यह पुरस्कार प्राप्त करके सारे लोग खुश हैं, इसमें खुशी की लहर है और एक विरलतम सम्मान है। इतना बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, जिसमें 1525 थानों से ज़्यादा थाने हैं। उसके उपरांत भी शामली जनपद के बाबरी थाने को फर्स्ट पोजीशन में मिलना, इसको बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड भारत सरकार के द्वारा मिलना हम सभी के लिए बहुत ही गौरव की बात है। हम सभी गौरवान्वित हैं और इस उपलब्धि के लिए मैंने सभी अपने साथियों को बधाइयाँ दी हैं, शुभकामनाएं दी हैं और जनता के लोगों को भी हमने आमंत्रित किया था, क्योंकि जन सहयोग के बिना पुलिसिंग असंभव है। तो उसी समस्त जनता के सहयोग के लिए भी हमने आभार व्यक्त किया है और उन्हें और बेहतर पुलिसिंग और सेवा सुरक्षा के लिए हमने उनको आश्वासन दिया है। सभी लोग बहुत खुश हैं और पुलिस का सहयोग करने के लिए सभी ने वायदा किया है और आने वाले समय में भी शामली पुलिस जनता की सेवा सुरक्षा में आगे रहेगी। ये मैं आपके माध्यम से जनता को भी अपील करता हूं और निश्चित रूप से ये पूरे शामली जनपद के लिए बेहद खुशी का मौका है कि हमारे जनपद का एक थाना पूरे प्रदेश में सर्वोत्तम स्थान प्राप्त किया है।
उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार में मेयर पति अशोक वर्मा सड़कों पर नालों की सफाई करते नजर आए। इस दौरान कोई सफाई कर्मी साथ नहीं दिखाई दिया। उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार में सफाई व्यवस्था की हालत का अंदाजा तो जग जाहिर है और हाल ही में यहाँ की नई मेयर भी निर्वाचित हुई हैं, लेकिन बावजूद इसके साफ सफाई की व्यवस्था ज्यों की त्यों है। इसी समस्या से रूबरू होते हुए मेयर पति अशोक शर्मा हरिद्वार की सड़कों पर उतर गए और शिव चौक स्थित नालों की स्वयं सफाई करनी शुरू कर दी। हालांकि इस दौरान उनके साथ कोई भी सफाई कर्मी नहीं दिखाई दिया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नगर निगम के सफाई कर्मी या तो मेयर के आदेश नहीं मान रहे या फिर यहाँ की सफाई व्यवस्था कभी सुधर नहीं सकती। तो बाद में हो, पहले मैं हरिद्वार का निवासी और कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस का, तो मेयर पति तो कोई बात ही नहीं है। खैर मैं तो पहले से ही ऐसे करता रहता हूँ और इसीलिए जो है मेरी पत्नी को जिता के लोगों ने आशीर्वाद भी दिया है कि मैं नेता नहीं, मैं कार्यकर्ता हूँ। और यही नहीं, मैं जहाँ जहाँ भी नाले में इस तरह की गंदगी होगी वहाँ मैं नाले में घुसूँगा। वजह यही सोतेला व्यवहार है। कांग्रेस की मेयर जीत गई है, पच नहीं रहा बीजेपी के लोगों को। रुड़की जैसे नगर निगम को 3.25 करोड़ की किस्त आई हुई है 14वें वित्त की, और हरिद्वार एक तीर्थ स्थली है। हर की पौड़ी, देश विदेश कहाँ से लोग गंगा माँ की लेने आते हैं। लेकिन इन लोगों को देख लीजिए, क्योंकि यहाँ के नगर विकास मंत्री हैं, इसलिए जो है ये मैं समझता हूँ किसी भी नगर के मेयर को या अधिकारी को सोचते हैं कि मेरी जेब में रहे, मेरी मुट्ठी में रहे, उसके बाद पैसा ना हो, उसके बाद फंड ना हो, उसके बाद साधन ना हो। आज जो है मेयर साहब की तबीयत 1 महीने खराब रही और 10 दिन हॉस्पिटल में रही, और कहा जाता है कि मेयर प्रथम नागरिक है। और मुझे आज बड़ा कष्ट हो रहा है कि मेरी पत्नी को देखने एक भी आदमी अस्पताल में नहीं आया। 10 दिन वो अस्पताल में रही, उसका ऑपरेशन हुआ जनता की सेवा के कारण। लेकिन चपड़ासी से लेके एमएनए तक कोई ना तो 10 दिन अस्पताल में आया और 20 दिन से घर पे बेड रेस्ट कर रही है वो। आप देख लीजिए कैसा स्वच्छ भारत, मोदी जी आप देख लीजिए, ये स्वच्छ भारत है, ये शिव जी की मूर्ति है जिसे कभी जो प्रथम स्थान मिला था पूरे यूपी में फर्स्ट आने के लिए सफाई में। ये वही शिव मूर्ति है जहाँ पे आज मैं सफाई कर रहा हूँ। हर की पौड़ी, एक आदमी हर की पौड़ी इधर से ही जाता है। क्या शिक्षा लेके जा रहा है तीर्थ यात्री, कैसे आएगा हर की पौड़ी पे। आज मुझे शर्म आ रही है कि हरिद्वार में ऐसा नगर विकास मंत्री है जो नगर को खा रहा है। आज आप रोड की क्वालिटी देख लीजिए, कोई भी रोड 1 महीने 2 महीने से ज्यादा नहीं चलती। एसएसपी सुधीर कुमार सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे शातिर धरपकड़ अभियान के तहत थाना मंसूरपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्यों को चोरी की 2 कार व 9 मोटरसाइकिल व अवैध असलहा सहित गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरनगर की मंसूरपुर थाना पुलिस और बदमाशों के बीच उस समय मुठभेड़ हो गई जब मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने नेशनल हाईवे 58 से पकड़ गए बदमाशों की निशानदेही पर पुलिस ने 9 मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी, 2 सेंट्रो कार, 1 तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। इस मामले में खतौली सीओ आशीष प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मंसूरपुर थाना और क्राइम ब्रांच की टीम ने मिलकर एक सराहनीय कार्य किया है, जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है, जिनके नाम आकिल, जावेद और गुलशन है। इनके पास से 2 सेंट्रो कार, 9 मोटरसाइकिल, 1 तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। ऐसा लगता है कि ये एक जगह से वाहनों की चोरी करके एक जगह इकट्ठा कर लेते थे और फिर इनको अन्य लोगों को बेचते थे। उन लोगों को भी ट्रेस किया जा रहा है जिन्हें ये लोग वाहन बेचते थे। कई जगह काटने की भी सूचना मिल रही है। ट्रेस करने के बाद उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। ये मंसूरपुर थाना और क्राइम ब्रांच ने दोनों ने मिलकर एक सराहनीय काम किया है, जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जिनका नाम आकिल है, गुलशन है और एक और अभियुक्त है, जिनके साथ बरामदगी जो हुई है वो 2 सेंट्रो कार और 9 मोटरसाइकिल और इनकी बरामदगी। इनके पास से 1 तमंचा, 2 चाकू और अन्य चीज़ों की बरामद की। ऐसा लगता है कि ये लोग एक जगह से चोरी कर एक जगह इकट्ठा कर लेते थे मोटरसाइकिल और कार, वो अन्य लोगों को बेचते थे। हम उसको ट्रेल को भी कोशिश कर रहे हैं बताने की कि जहाँ से ये लोग लेकर आते थे और जहाँ पर ये लोग बेचते थे, कई जगह पर काटने की भी सूचना मिल रही है, उस पर हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। जनपद बहराइच में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी शंभू कुमार ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
जनपद बहराइच में आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में नगर स्थित जागरूकता रथ को भी रवाना किया गया, जिसका शुभारंभ जिला निर्वाचन अधिकारी शंभू कुमार ने किया, जहां उन्होंने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह जागरूकता रथ नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में जनता को मतदान के प्रति जागरूक करेगा। देखिए, आज मतदाता जागरूकता एक्सप्रेस हम लोगों ने रवाना किया, हरी झंडी दिखाया है और ये हमारे महत्वपूर्ण स्थलों को कवर करते हुए, स्कूल कॉलेज को कवर करते हुए हर एक मतदाता तक मतदाता जागरूकता का संदेश पहुंचाएगी। 6 मई हमारा मतदान का दिन है। हर एक मतदाता से हमारी अपील है कि बिना डर के, बिना प्रलोभन के मतदान करें और हमारे लोकतंत्र को मजबूत करें। बहराइच में मतदान प्रतिशत कम से कम 80% तक पहुँचे, इसके लिए ये सारा प्रयास हो रहा है। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती की मेडिकल परीक्षा को लेकर जनपद मुजफ्फरनगर स्थित पुलिस लाइन में अभ्यर्थियों की भारी भीड़ उमड़ी, जहां एक अभ्यर्थी के परिजन ने चिकित्सकों पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। जनपद मुजफ्फरनगर के पुलिस लाइन में यूपी पुलिस सिपाही भर्ती के मेडिकल टेस्ट आयोजित किए गए, जिसमें भारी संख्या में अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान चिकित्सकों द्वारा सभी अभ्यर्थियों की जांच की गई। इस दौरान एक अभ्यर्थी के परिजन ने चिकित्सकों पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया, जिसकी सूचना मिलते ही एसएसपी सुधीर कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और चिकित्सकों के पैनल को निष्पक्ष जाँच करने के आदेश दिए। यहाँ शिकायत ये करेगी, जो मनोज कुमार जी बाबू ने सारे SMS कर रखे सब मोबाइल पे, सबको बच्चों को बैठा दे, उन्होंने डरा के कमी, फिर शाम तक पैसे वसूली करते हैं सब, 1 लाख 2 लाख 50,000। क्या है ये जैसे किसी का कान फिट है, डरा के बता तेरे कान अनफिट है, बाट तू यहाँ तक तुझे दोबारा चेक करेंगे तो लड़का नौकरी के चक्कर में डर के दे दे। अच्छा, यहाँ पे सरेआम जी जो इधर घूम रहे ना, पैसे वसूली कर रहे हैं सरेआम जी, हर आदमी से पैसे वसूल करते हैं। ये लड़के के पुलिस भर्ती की डॉक्टरी चल रही है यहाँ पे, तो एक प्रचार हो रहा है सारी दुनिया में कि भाई सब पैसे लेके होड़ी सेटिंग, सब दुनिया में हर बच्चे को पैसे लेकर, हर बच्चे जी पैसे लेकर, मगर भाई चलो हम भी देखते हैं। अब हमारे यहाँ से बोला इससे बात करो तो सरेआम उसने रोड पे बोला 1 लाख। मगर भैया कौन है? बोला मनोज कुमार जी है। उन्होंने कहा मेरा तो SMS है, सभी मोबाइल पे SMS फैला हुआ हर मोबाइल पे। फिर मैं DM के पास गया, मैं CM के पास गया, मगर एक बार जाके देखो तो। जब SSP साहब ने CO को भी लताड़ा, इन सबको लताड़ा, बोला तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, तुम मोबाइल फोन ले घूम रहे हो, बात कर रहे हो सर हम लोग के बीच जाके। अच्छा, लोग भर्ती का हमारे सोचिए लास्ट चांस है, हर आदमी दे दे 1,50,000। जनपद बागपत की खेगड़ा थाना पुलिस ने भीम आर्मी के ब्लॉक अध्यक्ष पर हमला करने वाले 4 दबंगों को गिरफ्तार कर लिया। बागपत की खेगड़ा पुलिस ने 4 दबंगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने 2 दिन पहले भीम आर्मी के ब्लॉक अध्यक्ष पर जानलेवा हमला किया था, जिनकी गोलीबाजी की वारदात CCTV में भी कैद हो गई थी, जिसमें चारों युवकों ने घर के बाहर बैठे भीम आर्मी के ब्लॉक अध्यक्ष को कई गोलियां मारी थी, जिसमें वह घायल हो गया था। इसका इलाज दिल्ली के एक अस्पताल में चल रहा है। पकड़े गए आरोपियों ने मुकदमों से तंग आकर हमले की बात कही है। आरोप है कि घायल युवक उन पर SC/ST एक्ट के तहत फर्जी मुकदमा दर्ज करवाता था, जिससे वो लोग परेशान थे और भीम आर्मी ब्लॉक अध्यक्ष की हत्या का प्लान बनाया। और 2 दिन पहले जब वह घर के बाहर बैठा था तो हमला बोल दिया। दरअसल जानलेवा हमले की ये वारदात खेगड़ा थाना क्षेत्र के हसनपुर मसूरी गाँव के सामने आई है, जहाँ गाँव के दबंगों ने सुरेंद्र नाम के एक दलित युवक को गोली मार दी थी, जिनकी वीडियो CCTV में कैद हो गई थी। पकड़े गए दबंग युवकों के नाम हरेंद्र, गौरव, सुरेंद्र और कपिल है। SP बागपत शैलेश कुमार पांडे ने पुलिस ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना का खुलासा किया। वहीं SP ने बताया कि दोनों पक्षों के घटना के घटित होने के कारण पर अलग अलग तर्क हैं, जिनकी पुलिस गहनता से तफ्तीश कर रही है और जांच पूछताछ के बाद ही घटना के राज का खुलासा होगा। 16 अप्रैल की दिन थाना खेकड़ा क्षेत्र में एक व्यक्ति जिसका नाम सुरेंद्र है, उसके ऊपर बदमाशों ने हमला किया, उससे फायरिंग की और सुरेंद्र को गोली लगी थी। उस घटना में अभियोग पंजीकृत था और उसमें से 4 नामजद अभियुक्त, जो कि घटना के समय CCTV कैमरे में भी उनका द्वारा कृत अपराध था वो कैद हुआ था, उन्हें गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम हरेंद्र, सुरेंद्र, कपिल और गौरव है। इनके पास से उस हमले में प्रयुक्त असलहे भी बरामद हुए, इसमें 2 पिस्टल, 2 तमंचे हैं और कारतूस हैं। एक अभियुक्त जो कि CCTV फुटेज में और चिन्हित हुआ है, उसकी गिरफ्तारी अभी शेष है। साथ ही साथ इस मुकदमे में और भी लोगों को नामजद किया गया है, उनकी नामजदगी के बारे में विवेचना प्रचलित है। अभियुक्तों से पूछताछ, वादी के जो बयान हैं और साक्ष्यों, इन सब के आधार पे चीज़ों को स्टैब्लिश करते हुए जो भी लोग इस घटना में इन्वॉल्व रहे हैं
उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। कप्तान साहब, हमला क्यों किया था इन्होंने? अभी जो वर्तमान में जो तथ्य प्रकाश में आए हैं उसमें कई सारे मुकदमे बताया जा रहा है कि सुरेंद्र के पक्ष ने पंजीकृत कराए हैं। अब वो चीज़ें विवेचना में देखी जा रही हैं कि किस तरह के मुकदमे हैं, उस मुकदमे से कैसे ये मोटिवेट हुए हैं। ये सारी चीज़ें अभी जैसा मैंने बताया कि विवेचना में सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। एक्चुअल जो फैक्ट सामने आएंगे अकॉर्डिंगली सारी कार्रवाई। अच्छा, पीड़ित पक्ष ये है कि जो पीड़ित है वो भीम आर्मी का ब्लॉक अध्यक्ष है और दलित होने के नाते उन्हें अम्बेडकर जयंती दिन रोका गया था शोभा यात्रा निकालने से। इसी बात को लेकर विवाद पनपा, ये खातर सच है? अभी इसके बारे में कोई पुष्टिकारक वैसे साक्ष्य नहीं है। जैसा मैंने बताया, इसके बैकग्राउंड के बारे में विवेचना में पता किया जा रहा है क्या क्या चीज़ें हैं। जो भी तथ्य आएंगे अकॉर्डिंगली कर। लेकिन क्या पुलिस इस बिंदु पे भी जांच कर रही है? पुलिस समस्त बिंदुओं पे जांच कर रही है। जैसा मैंने बताया, पुलिस समस्त बिंदुओं पे जांच कर रही है और घटना के पीछे का क्या बैकग्राउंड है, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि घटना के पीछे का क्या बैकग्राउंड रहा है, उन समस्त बिंदुओं पे जांच हो रही है। थैंक यू। जनपद सहारनपुर के बेहट इलाके में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, जहां खनन माफियाओं ने रॉयल्टी वसूलने वाली टीम के साथ मारपीट कर डाली। अवैध खनन करने वालों की गुंडागर्दी की यह वानगी भर है। अवैध खनन को रोकने में पूरी तरह नाकाम पुलिस की कार्यशैली का उदाहरण इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है। और रॉयल्टी वसूलने वाली टीम से पहले खनन माफिया उलझता है और फिर उन्हें धमकाता है। बेहट क्षेत्र में रॉयल्टी दफ्तर पर अपने गुर्गे भेजकर कर्मचारियों से मारपीट और तोड़फोड़ करवाता है। सहारनपुर के कोतवाली बेहट इलाके में जमकर अवैध खनन चल रहा है। अवैध खनन करने वालों के हौसले इतने बुलंद है कि उन्हें पुलिस का भी खौफ नहीं है। खनन माफिया बिना रॉयल्टी के ही खनिज के वाहन निकाल रहा है। यही नहीं, रॉयल्टी वसूलने वाली टीम को भी खुलेआम धमकियां दी जा रही है। आपको बता दें कि बेहट इलाके के बढ़ते गाँव में खनन माफिया जमकर अवैध खनन कर रहा है। रोजाना खनन माफिया अवैध खनन की सैकड़ों गाड़ियां निकालता है, जिससे सरकार को राजस्व की भारी हानि हो रही है। रॉयल्टी वसूलने वाली टीम ने जब खनन माफिया की गाड़ियां रोकी तो इससे खिन्न होकर खनन माफिया ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर रॉयल्टी टीम के साथ मारपीट की और उनकी गाड़ियां भी तोड़ दी। हम जा रहे थे बंदा, तो हमें उतार के मारा। ये अपने नदी में घुसते समय किस जगह? नदी में, नंदियारी घाट में। ये कह रहे थे गाड़ी खड़ी करो, ये रॉयल्टी वाली की गाड़ी। तो हमने बोला भाई हमसे कोई मतलब थोड़ी है तुम्हारा, गाड़ी खड़ी करो। उतारते तो उन्होंने पिटाई चालू हो, कम से कम 25-30 तो डंडा और वो गणासे टाइप का था, सूजा टैरों में। दो तो भाग गए थे, ये पकड़ लिया। गाड़ी तो 3-4 की। जनपद मुजफ्फरनगर के कलेक्ट्रेट स्थित लोकवाणी सभा कक्ष में गन्ना मिल अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया, जहां जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने जल्द गन्ना भुगतान करने के आदेश दिए। गुरुवार को जनपद मुजफ्फरनगर के कलेक्ट्रेट स्थित जिला अधिकारी कार्यालय पर जागरूक अभिभावक मंच के दर्जनों पदाधिकारी पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि नए शैक्षिक सत्र के शुरू होते ही प्राइवेट स्कूलों की मनमानी भी चरम पर पहुंच जाती है, जिसको लेकर जिला प्रशासन प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाए, ताकि अभिभावकों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। हरियाणा के फरीदाबाद में बसपा के लोकसभा प्रत्याशी मनधीर सिंह मान ने कांग्रेस और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। लोकसभा चुनाव के लिए जहां बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतर चुके हैं, वहीं बसपा पार्टी से प्रत्याशी अपने दौरे के दौरान फरीदाबाद के झाड़ तेतली गांव में पहुंचे और गांव वालों से समर्थन मांगा। इस मौके पर गांव वालों ने उन्हें पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए बसपा प्रत्याशी मनधीर सिंह मान ने कहा कि आज वह अपने मामा के गाँव में वोट मांगने के लिए आए हैं और यहाँ के लोगों ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए भारी मतों से जिताने का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव को पूरे जोर शोर से लड़ेंगे और भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों की जमानत जब्त करवाएंगे। क्या हुआ था? पूरे गांव ने, जो मेरे मामाओं का गांव है, इन्होंने पूरा मुझे आशीर्वाद दिया और आश्वासन दिया है कि वे मुझे बहुत भारी मतों से जिता के भेजेंगे, क्योंकि आज जो दोनों पार्टियों की दिशा हो रही है वो पूरे फरीदाबाद में सबको पता है, सबने क्या कर रखा है।
और जो मामाओं ने आज मुझे आशीर्वाद दिया है, जो उन्होंने कहा कि भांजा हमारा अच्छे कार्य कर रहा है और हमें भांजे के साथ लगना, जो आज 36 बरादरी ने पूरे मेरे मामाओं के गांव के ने जो मुझे आशीर्वाद दिया, वे बहुत ही मुझे हर्ष और उल्लास हो रहा है, अंदर बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि इस एनर्जी के साथ ये लड़ाई इस तरह लड़ी जाएगी कि दोनों प्रत्याशियों की जमानत जब्त की जाएगी। किससे टक्कर मानते हो? मेरी टक्कर में कोई है ही नहीं, दोनों को सबने देख लिया। आपकी बात फरीदाबाद की जनता बिल्कुल मन बना चुकी है कि दोनों की जमानत जब्त करनी है, क्योंकि मैंने हर गली नुक्कड़ चौराहा बस्ती शहर कॉलोनी सब जगह जाकर लोगों के दुख दर्द को मैं उनके साथ रहा हूँ, उनकी आवाज़ को उठाने का काम किया, उनकी सेवा की है। उसी सेवा को देखते हुए मुझे पार्टी ने टिकट दी है, क्योंकि पार्टी को भी पता है कि मैं बहुत मेहनत कर चुका है, जो एक इस लायक हूँ कि मैं सीट निकाल सकता हूँ। वहीं मुझे मेरे पहले गांव बस्ती ने जो सी गांव ने मुझे पूरा आश्वासन दे के पूरी पंचायत को सफल बना के साथ दिया था 36 बरादरी ने, वहीं आज मेरे मामाओं के गांव ने मुझे बहुत भरपूर आशीर्वाद देकर आज जो मुझे इलेक्शन जिताने का बीड़ा दिखाया, जो इन्होंने कहा कि हम हर तरह से तेरे साथ हैं, तन मन धन से, गाड़ी भी लेके भागेंगे, घोड़ा लेके भी हर रिश्तेदारियों में जाएंगे, सबको जगाएंगे और तुमको जिता के संसद में पहुँचाएंगे। आज पूरे दिन में आपका कहाँ का दौरा रहा था और कल आपका कहाँ का रहेगा? आज के मेरे दिन के कम 10-15 दौरे रहे थे। हर मीटिंगों में जाना होता है, क्योंकि चुनावी दौर है और रात के लेट तक दौरे चल रहे हैं। और अभी कल या परसों तरसों में मेरा नामांकन भर जाएगा। फिर उसके बाद मैं ही नहीं, मेरे दौरे नहीं, मंदिरमान हजारों मंदिरमान अपनी टीम लेके अलग अलग भागेंगे। मुझे विश्वास है हजारों मंदिरमान बन के यहाँ से झारछतली से जो अपने क्षेत्र में जाएंगे और हजारों मंदिरमान सी गाँव से बन के क्षेत्र में। अब की बार फरीदाबाद के लिए क्या एजेंडे रहेंगे आपके? फरीदाबाद के लिए हर वो एजेंडे रहेंगे जो फरीदाबाद विकासहीन है। फरीदाबाद हर तरह से दबाया गया है, चाहे वो सफाई का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, रोजगार का मामला हो या व्यापार का मामला हो, चाहे वो किसान का मामला हो, मजदूर का मामला हो या बिजनेसमैन का मामला हो, हर वर्ग को इस सरकार में दबाया हुआ है। हम हर वर्ग के लिए काम करेंगे, चाहे वो स्वच्छता का हो, सफाई का हो, रोजगारी का हो, शिक्षा का हो, तो कोई भी सब मामले यहाँ से दुरुस्त करे जाएंगे। और जो फरीदाबाद आज विकासहीन है, जो गंदगी के भी सबसे बड़े शहरों में गिना जाता है, इसे चमकाने का काम करेंगे, स्मार्ट सिटी बनाने का काम करेंगे, फरीदाबाद के सारे दुखड़े मिटाने का काम करेंगे। जनपद सहारनपुर के चिलकाना में मां बाला सुंदरी मेले का पूजा अर्चना के साथ शुभारंभ किया गया। सहारनपुर के चिलकाना में मां बाला सुंदरी मेले का शुभारंभ पूजा अर्चना तथा मेला संयोजक एवं थाना अध्यक्ष द्वारा रिबन काटकर किया गया। मेले में नव जनोदय और केजे इंटर कॉलेज द्वारा तथा श्री बालाजी सेवा समिति द्वारा सेवा भाव से समर्थ अनुसार सहयोग किया गया। सहारनपुर के चिलकाना में मां बाला सुंदरी के मेले का शुभारंभ पंडित विनोद भारद्वाज द्वारा सुबह 4 बजे से पूजा अर्चना के बाद किया गया। मेला संयोजक राजीव सिंघल ने सर्वप्रथम मां बाला सुंदरी को प्रसाद चढ़ाने के तत्पश्चात पवन सिंघल एवं चेयरमैन अकबर कुरैशी और थाना अध्यक्ष विनोद कुमार द्वारा संयुक्त रूप से रिबन काटकर मेले का शुभारंभ किया गया। मेले में विभिन्न तरह की दुकानें एवं झूले आदि मेले की शोभा को चार चांद लगा रहे थे। भक्तों की भारी भीड़ सुबह से ही मां बाला सुंदरी के दर्शनों को उमड़ पड़ी। ये मेला पिछले तकरीबन 100 साल से बढ़ता चला आ रहा है जी, और लगातार 100 साल से मेला बढ़ रहा है और दिन ब दिन ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। सिद्धपीठ का ये है कि यहाँ पे जो लोग भक्त श्रद्धालु आते हैं, वो जो मन्नत मांगते हैं या उनके मन में जो भावना होती है कि ये माँ हमारा ये कार्य करो, तो उनके वो पूरे होते हैं। ये माँ त्रिपुर बाला सुंदरी की सिद्धपीठ है। लगभग 125 साल से यहाँ पर ये मेला लग रहा है। हमारे जनपद सहारनपुर में माँ बाला सुंदरी की 3 सिद्धपीठ है। एक देवन बाला सुंदरी सिद्धपीठ है, एक हमारे चिलकाना में सिद्धपीठ, हिमाचल में त्रिलोकपुर में सिद्धपीठ है। वह माँ बाला सुंदरी ने यहाँ पर रात्रि में ऐसी लोगों की कहना है त्रिलोकपुर वालों का पीठ है। और यहाँ पर एक बार महामारी हुई चेचक खड़ी, तो यहाँ किसी बाल विधवा भक्तानी थी कोई, उसे दर्शन देकर के सपने में माँ ने कहा था कि मेरे मंदिर का निर्माण करो, तो मैं ये महामारी दूर हो सकती है। जनपद बहरा
बहराइच में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों सहित निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। जनपद बहराइच में गुरुवार को नामांकन प्रक्रिया के दौरान भारी संख्या में प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पहुंचे, जहां सभी प्रत्याशियों के साथ उनके समर्थक और प्रस्तावक भी पहुंचे, जहां सभी प्रत्याशियों ने जिला निर्वाचन अधिकारी को अपने नामांकन पत्र सौंपे। इस दौरान सभी प्रत्याशियों ने अपने मुद्दों को मीडिया के सामने भी रखा। नए शैक्षिक सत्र के प्रारंभ होते ही प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को रोकने के लिए जागरूक अभिभावक मंच समिति के पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। गुरुवार को जनपद मुजफ्फरनगर के कलेक्ट्रेट स्थित लोकवाणी सभा कक्ष में गन्ना मिल अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला अधिकारी अजय शंकर पांडे द्वारा की गई। इस दौरान सभी शुगर मिलों के अधिकारी और प्रतिनिधि मौजूद रहे, जहां जिला अधिकारी ने सभी गन्ना मिल अधिकारियों को आदेशित किया कि सभी जल्द से जल्द गन्ना बकाया भुगतान कर दें। डीएम साहब को जनवरी में भी एक ज्ञापन दिया था, जिस पर कार्रवाई होते हुए जिला अधिकारी महोदय ने एक एसआईटी टीम बनाई है जो स्कूल कॉलेजों की जांच करेगी कि किस हिसाब से कितनी मनमर्जी से ये फीस वसूल कर रहे हैं। आज हमने जिलाधिकारी महोदय का धन्यवाद भी किया कि उन्होंने ये टीम का गठन किया, सीडीओ साहब को इसका चार्ज दिया है। आज हमने ये मांग और रखी है कि फीस सिलेबस में पारदर्शिता हो, जैसे अन्य जनपदों अन्य स्टेट में भी एनसीईआरटी की किताबें जो लगी हुई हैं वहाँ पर कोई मनमर्जी अब नहीं है। और पड़ोसी प्रदेश है दिल्ली में जो सरकार है मौजूदा सरकार, उन्होंने बड़ा अच्छा स्कूल कॉलेजों का प्रबंध किया है। उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी अभिभावकों का जो शोषण है वो बंद होना चाहिए। कौन से संगठन द्वारा? जागरूक अभिभावक मंच। हम ये चाहते हैं कि फीस में पारदर्शिता हो। स्कूल ने जो फीस ली है, कितनी ट्यूशन फीस है, कितनी बिल्डिंग फीस है, कितना खेलकूद का फीस है, कितनी स्विमिंग की फीस है, कितनी कंप्यूटर की फीस है, ये सब अलग अलग हो। यदि किसी अभिभावक को स्विमिंग के लिए अपने बच्चे की फीस देने में असमर्थ है तो वो ना दे स्विमिंग की फीस, वो उसे सिर्फ पढ़ाई की देनी है ट्यूशन फीस, तो केवल उससे ट्यूशन फीस ले ली जाए। नहीं किसी को बिल्डिंग तो स्कूल मालिकों की रहनी है, उसमें बच्चों से बिल्डिंग फीस क्यों ली जा रही है? फरीदाबाद की पृथला विधानसभा क्षेत्र में मजदूरों ने भट्टा मालिक पर 17 परिवारों को बंधक बनाने का आरोप लगाया, जिन्हें तहसीलदार ने बंधक मुक्त कराया। पृथला विधानसभा के एक भट्टा मालिक पर मजदूरी करने वाले परिवारों को बंधक बनाकर रखने और उन्हें डरा धमकाकर धमकी देने के गंभीर आरोप लगे हैं। यही नहीं, मजदूरों का आरोप है कि रात के समय भट्टा मालिक के चौकीदार और गुंडे उन्हें अपनी गाड़ी में जबरन बिठा कर ले जाते हैं और डराते धमकाते हैं, यहाँ तक कि उनकी मजदूरी का पैसा भी नहीं दिया जाता। यह सभी परिवार छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और भट्टे पर मजदूरी करते हैं। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जाँच कर रही है और मजदूरों के बयान भी दर्ज कर रही है। वहीं ड्यूटी मजिस्ट्रेट हरीश कुमार ने बताया कि उन्हें डीसी के यहाँ से सूचना प्राप्त हुई थी कि भट्टे पर मजदूरों को बंधक बनाया हुआ है, जिसके पुलिस के साथ और मजदूरों के बयान लिए गए। जो ठेकेदार है वह यहाँ से गायब मिला। सभी मजदूरों को यहाँ से आजाद कराया जाएगा और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। वहीं भट्टा मालिक से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि मजदूरों को बंधक बनाने की बात तो होती रहती है और मजदूर ज्यादातर यही आरोप लगाते हैं। मजदूरी के लिए इनको पहले से ही पेमेंट दी जाती है और उसके बदले काम दिया जाता है। लफड़ा चल रहा है क्या? उस दिन रात के आया था 12 बजे, मेरे रात को मेरा देवर को पकड़ के ले जा रहा था। अच्छा, तो किधर जबरदस्ती इसको गाड़ी में चढ़ा के ले जा रहा है। कहाँ ले जा? पता नहीं कहाँ। 12 बजे रात के आया था। तो और दूसरा भट्टा जो मुंशी आया था ना, वो मारने के लिए दौड़ जा रहा था। उधर हमारे चौकीदार भी ना, वो भी मारने के लिए दौड़ जा रहा है। हाँ करते हैं। मेरे बच्चा तबियत ठीक नहीं, पैसा भी नहीं दे रहा है। वो रात को आए थे, मेरे पोती को ले जा रहे थे गाड़ी में। अच्छा। मेरे को भी ले जा रहे थे। आपको पता नहीं कहाँ वो मार रहे थे। अच्छा, बट्टे को लाए, हमको घर पे पानी कुछ नहीं दे रहा है। अच्छा, उल्टा मारा पीटा कर रहा है। क्या सर मामला? देखो, ये मामला हमेशा ऐसा ही होता है। जब लेबर कोर्ट केस कर देती है तो उनको बंधुआई माना जाता है, जबकि ये कोई बंधुआ नहीं होती। हमारी ये खुली प्रीमिसेस होती है। क्या होता है कि हम लेबर को कुछ एडवांस देते हैं, कुछ खर्चा देते हैं। जब ये काम कम कर पाते हैं उससे तो ये इसी तरीके का केस दर्ज करा देते हैं, जिसको हम बंधुआई मानते हैं। बंधुआ कह लो या कुछ भी कह लो, करता है घर में। देखो, ये जाने के लिए आदमी कुछ ना कुछ तो कहेगा। जब यहाँ से जाना है, जब किसी तरीके का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो वो बनाएगा ही। देखो, प्रशासन जब तक बात नहीं बनाएगा तो वो प्रशासन भी उनको कैसे भेजेगा, इसलिए वो इस बात को तो बनाएंगे ही बनाएंगे। बाकी ऐसा इस टाइप का कोई भी मामला नहीं है कि हमारा चौकीदार रखे या जमादार रखे, इस तरीके कोई भी मामला नहीं है। सब भी मामला ये डीसी साहब का मैसेज आया था हमारे पास कि ऐसे ऐसे आर
पीडब्ल्यूडी भट्ठे पे और केएस पे भट्ठा पे लेबर को बंधक बनाया हुआ है। तो यहाँ पे पहुँच के डिप्टी लेबर कमिश्नर भी आए हुए हैं और पुलिस टीम भी आई हुई है। तो यहाँ पे इन लेबर से ये जानकारी ली जा रही है, इनका रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है कि ये कितना काम किया हुआ है, क्या लेना देना है, क्या लिया हुआ है। इनके बीच के ठेकेदार जो होते हैं वो इस समय मौके पे मौजूद नहीं है। तो ठेकेदार के साथ इनका क्या विवाद है, अब इसकी जांच करने पे ही पता चलेगा कि क्या हकीकत में क्या है। अधिकारियों के सामने लोग कह रहे थे कि जो हमें मारते पीटते हैं, जमादार है, चौकीदार है, वो हमारे साथ बदतमीजी करता है, बदसलूकी करता है महिलाओं के साथ। ये सारा मामला कहाँ तक? ये इनका आपस का लेबर का आपस का डिस्प्यूट है। इसके अंदर भट्ठा मालिकों का कोई इसके अंदर कोई विवाद सामने नहीं आया। जी, क्या कार्रवाई होगी प्रशासन की तरफ से? प्रशासन की तरफ से इनका जो है, ये लोग बीच में ये बात कह रहे हैं कि हम जानना चाहते हैं, भट्ठा मालिक ये कह रहे हैं कि हमारा पैसा इनके पास निकल रहा है, हमारा पैसा इन्होंने ले रखा है और काम नहीं कर रहे हैं। अब ये इसकी जांच पे ही पता चलेगा कि कौन ठीक बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। कौन सा रास्ता निकाल करके अभी मामले को सुलझाएंगे? मामले को शाम तक इसको देख के शाम तक सुलझाते हैं। क्या इन्हें भेजा जाए? हलचल इंडिया में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हलचल इंडिया।